नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, हमने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया है जिस प्रोग्राम का नाम हमारा टू द पॉइंट प्रोग्राम। टू द पॉइंट प्रोग्राम हमारा उस प्रोग्राम में होगा कि ज़्यादातर पॉइंट टू पॉइंट हम जो बात करेंगे उसमें ज़्यादातर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और पहले उस पॉइंट टू पॉइंट बात करने में आपको बहुत सारे एग्ज़ामों में आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम ना मिले, मतलब हेल्प ना मिले, तो मेरे शब्दों में ऐसा मान के चलिए कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक करने में भी नहीं मिलेगी अगर सफलता है, तो ऐसा मान के चलिए कि आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपको नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी कि आजकल ज़रूरत है हमको। हम लोगों को सभी को जो है आजकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम की तैयारी हो या ना हो वो डिपेंड करता है अपने ऊपर। फिर तो मैं अक्सर एक लाइन प्रयोग करता हूँ कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मतलब ये है कि हमारी जॉब लगे या ना लगे वो तो मुकद्दर की बात है, परंतु हमारा कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो बहुत गलत बात है। तो हमने इसी कोशिश को चलते, इसी कोशिश को बढ़ाते हुए हम अपना एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है टू द पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, ये दिवाली ऑफर है और सॉरी होली ऑफर है। बात ये ना कि इतने रंग मंग में मिल जाते हैं बच्चे कि दिवाली होली कुछ नहीं पता चलता। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने अभी मुझे जवाब दिया कि कौन था बताया, अच्छा दिवाली नहीं होली। चलिए दिवाली होली जो भी है आपका, ठीक है। आज दो त्यौहार हैं आपके, एक त्यौहार आपका शब बारात है, ठीक है, और एक त्यौहार आपका होली है। उन त्यौहारों के उपलक्ष्य में मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें आपको डेली वहाँ से कंटेंट आपको मिल सकता है जो आप अपनी बेसिक नॉलेज के लिए वहाँ से बात सीख सकते हो। और उस प्रोग्राम में हमने शुरू किया है टू द पॉइंट प्रोग्राम। टू द पॉइंट प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, सभी राज्यों को पहले तो देखेंगे, बहुत काम की बात है उसमें केवल, यानी ऐसा नहीं प्रत्येक राज्यों को पढ़ने के लिए खुद का एक इतिहास होता, क्या हम उसे कर सकते नहीं, केवल बेसिक बात है, पॉइंट पॉइंट बात करेंगे जिससे कि हम थोड़ी बहुत नॉलेज वहाँ से हो जाए। ठीक है। और आज हमने जो शुरू किया है वो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसको हमने लेकर शुरू किया है, जिसका नाम है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को पूर्वोत्तर भारत के बारे में नहीं पता, पूर्वोत्तर भारत में क्या चल रहा है नहीं पता, पूर्वोत्तर भारत से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं पता चलता। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत से अगर कोई भी क्वेश्चन बनकर आता है तो नहीं पता चलता। उसका रीज़न ये होता है कि हम जो है मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत पे ही या दक्षिण भारत पे ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि पूर्वोत्तर भारत में क्या चल रहा है, पूर्वोत्तर भारत के क्या राज्य हैं, उनमें भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा शुरू करते हैं। छोटी वीडियो रहेगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी नहीं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं। क्यों? क्योंकि हम केवल एक राज्य की बात डेली करेंगे, एक राज्य की बात डेली करेंगे। ठीक है, हम अपनी क्लास पूरी करने के बाद हम 10 से 12 मिनट या 7 से 8 मिनट में जितने भी आप हमारा टाइम होगा ये हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है वो है टू द पॉइंट प्रोग्राम की पहली क्लास, यानी कौन सी क्लास है हमारी, पहली क्लास है, और जिसमें हमने पहली क्लास में क्या लिया है, अरुणाचल प्रदेश। तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 83,743 वर्ग किलोमीटर यहाँ का इसका क्षेत्रफल है। समझ गए नहीं क्षेत्रफल। अगर हम बात करें जनसंख्या की तो एग्जाम में आते नहीं थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 13,83,729। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 13.8 लाख। हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको 13.8 लाख लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 13.8 लाख। तो ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला है नहीं, मगर एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा, जिलों की संख्या पूछ सकता है। जिलों की संख्या पूछ सकता है कितने हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या जो है वो है 25। इसकी राजधानी अक्सर पूछी जाती है, तो क्या है, ईटानगर। इसकी राजधानी जो है वो क्या है, ईटानगर। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। यानी कि आपको ईटानगर का तो पता होगा, परंतु जिलों का आपको पता नहीं था। आपको जिलों का पता नहीं होगा, परंतु आपको राजधानी पता होगी ईटानगर। ठीक है, हाँ या ना, बताइए। चलिए, लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम में नहीं आता है, 9.38 आता है, परंतु साक्षरता एग्जाम में आ जाती है, ये मोस्ट है। तो कितना है, 938 लिंग अनुपात है, ओब्लिक कितने पर, 1000 पर, कितने पर, 1000 पुरुषों पर 938 महिलाएं, 938 महिलाएं। ठीक है, साक्षरता की बात करें तो 65.38 जो है इसकी साक्षरता है। ठीक है, 65.38 जो है इसकी साक्षरता है। ठीक है, 100 में से 65.38 साक्षरता। अगर यहाँ भाषा क्वेश्चन आए तो ये वाला मोस्ट है, ये आपका मोस्ट है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की भाषा कौन सी नहीं है। तो मुख्य भाषाएं जो यहाँ बोली जाती हैं वो आपकी अंग्रेजी बोली जाती है, मोनोपा बोली जाती है, मिजी बोली जाती है और अका बोली जाती है।
तो अंग्रेजी बोली जाती है, मोनपा बोली जाती है, मिजी बोली जाती है और अका बोली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ये मोस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपने बिल्कुल याद ही कर लेना है, ठीक है बेटा, इसको तो आपको याद ही कर लेना है। क्यों कि प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो कामेंग प्रमुख नदी है, कामेंग जो है इसकी प्रमुख नदी है, ठीक है। सुबनसिरी इसमें नदी है, सियांग इसकी नदी है। सियांग जो बोली जाती है वो क्या बोली जाती है, सियांग जो बोली जाती है इसे क्या बोली जाती है, सियांग बोली जाती है। इसको ब्रह्मपुत्र को सियांग बोला जाता है, बिहांग को। लोहित इसकी नदी है और तिरप इसकी नदी है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो नदियाँ हैं प्रमुख वो कौन कौन सी हैं, वो कामेंग है, सुबनसिरी है, सियांग है, लोहित है, तिरप है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है 83,743 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है 13.8 लाख, ठीक है। जिले कितने हैं 25, राजधानी है ईटानगर और लिंग अनुपात है 938। साक्षरता है 65.38। मुख्य भाषा है अंग्रेजी, मोनपा, मिजी और अका, ठीक है। प्रमुख नदियों की बात करें तो कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिरप, ये प्रमुख नदियाँ हैं इसकी। अगर बात करें पर्यटन स्थल की, अगर आप नौकरी लग गई आपकी तो अरुणाचल प्रदेश घूमना चाहिए, बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पर। बहुत अच्छा मतलब नेचर है वहाँ का, ठीक है। आपको लगेगा हाँ भाई अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम आराम से घूम फिर सकते हैं। तो देखिए एक तो है आपकी कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है, कामलांग वन्यजीव। यहाँ से क्वेश्चन आने वाला होता है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कई बार UPPCS में क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा, निम्न से भिन्न छांटिए, निम्न से भिन्न छांटिए। तो इससे देखिए ये बेसिक नॉलेज भी हो रही है, आपको राज्य की जानकारी भी हो रही है, प्लस आपका एग्जाम भी तैयार हो रहा, आपका एग्जाम भी यहाँ से तैयार हो रहा है, ठीक है बेटा। तो क्या है आपका कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, ईटानगर है आपका, पामुक वन्यजीव अभ्यारण्य है, पामुक वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा अभ्यारण्य, नामदफा अभ्यारण्य, मोलिंग अभ्यारण्य, मोलिंग अभ्यारण्य। तो ये नाम याद रखना सारे, कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ईटानगर अभ्यारण्य और पामुक अभ्यारण्य, नामदफा। नामदफा तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, नामदफा तो मोस्ट है ये, नामदफा मोस्ट है। फिर मोलिंग जो है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर, दिहांग विहांग बायोस्फीयर, ये भी मोस्ट है। अब बात कर लेते हैं, ये तो आगे इनके प्रेजेंटेशन जहाँ पर घूम फिर सकते हैं, जहाँ पर लग सकते हैं कि हम कि किस तरीके से क्या काम करें। एक बार रिकॉल कर लीजिए इनको भी, एक दो बार याद करोगे, एक दो बार वीडियो देखोगे, स्पीड बढ़ा के देख लेना फिर चाहे, फिर एक दो बार भी देख लिए लिख लिए तो होगा। पर्यटन स्थल क्या है, कामलांग। क्या करेंगे, कामलांग। ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य, ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर क्या है आपका, फिर आपका मोलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर क्या है आपका दिहांग दिबांग बायोस्फीयर, ठीक। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र की। तो देखिए ये जो क्षेत्र है ये आपका उत्तर, तो उत्तर में जो है वो किसकी, ये यहाँ पर AP लिख दो तुम, यहाँ पर क्या है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो उत्तरी सीमा मिलती है वो किससे मिलती है, चीन से। तो यहाँ पर है पश्चिम, यहाँ पर क्या है पश्चिम, यहाँ पर क्या है आपका पूर्व और यहाँ पर क्या है उत्तर, यहाँ पर है दक्षिण। तो आप बताइए सबसे पहले मेजर बात देख लेते हैं। उत्तर में क्या है चीन, दक्षिण में क्या है असम। उत्तर में क्या है चीन और दक्षिण में क्या है असम, ठीक है। पश्चिम में क्या है भूटान और पूर्व में क्या है म्यांमार। अब इसके बाद में 4 इसके सपोर्टेड होती हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका उत्तर पूर्व, यानी ये क्या है उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में क्या है चीन। अगर बात करें उत्तर पश्चिम तो उत्तर पश्चिम में क्या है चीन, ठीक है। अगर बात करें दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में क्या है असम, ठीक है। अगर बात करें दक्षिण पूर्व तो दक्षिण पूर्व में क्या है म्यांमार। इस तरीके से हम इसकी बाउंड्री भी देख सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है किस राज्य की सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, या किस राज्य की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो केवल असम से लगती है और नागालैंड से लगती है। किससे लगती है, असम और नागालैंड से लगती है, ठीक है जी। भारत की जो लगती है वो किससे लगती है, असम और नागालैंड से लगती है केवल, ठीक है भाई। या तो नागालैंड से लगती है या फिर असम से लगती है, परंतु देशों से लगती है किससे, म्यांमार से लगती है, चीन से लगती है और भूटान से लगती है। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 2 राज्यों से अपनी राष्ट्रीय सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ से जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। बात करते हैं टू द पॉइंट में, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। पहले क्या कहा जाता था, जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसे क्या कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था इसको, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे हम नेफा के नाम से जानते हैं। किसके, नेफा याद आ रहा होगा, नेफा याद आ रहा होगा। कब, 1962 में, 1962 में भारत चीन युद्ध, ठीक है भाई। 1962 में भारत चीन युद्ध, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध, यानी कि चीन ने भारत के नेफा बिंदु पर जो है अधिकार कर लिया था, यानी कि इस पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था चीन ने। तो भारत के बिंदु पर इस वजह से लेकर जो है यहाँ पर झगड़ा हुआ था। समझ गए इस बात को। तो इसे 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, यानी केंद्र शासित का मतलब
यूनियन टेरिटरी यूटी का इसे दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी कब दिया गया कि 1972 में। ये डेट याद रखना, पूरी डेट नहीं आती, 1972 आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो 20 जनवरी 1972 को यूटी का दर्जा दिया गया। अगर बात करें 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। आज की तारीख में ये पूर्ण राज्य दर्जा है। केंद्र शासित राज्य दर्जे क्या होते हैं? केंद्र शासित किन्हें बनाया जाता है? तो केंद्र शासित वो राज्य होते हैं जो किसी न किसी तरीके से पिछड़े हुए होते हैं, वो आर्थिक स्थिति में हो, जनसंख्या के मामले में हो या क्षेत्रों के मामले में हो, तो किसी न किसी तरीके से वो पिछड़े हुए होते हैं, उन्हीं को हम बनाते हैं केंद्र शासित राज्य बना देते हैं। ठीक है, तो अब जो है पूरी तरीके डेवलप हो चुका है, थोड़ा बहुत इसको जानकारी हो चुकी है यहाँ पर सब आर्थिक और राजनीतिक और एक तरीके से व्यावसायिक रूप से ये थोड़ा सा मेच्योर हो चुका है। इस वजह से इसे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट कर सकते हो इसको। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है तो 1987 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वो ये है मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अब तक का मोस्ट ये है कि उच्च न्यायालय के अगर अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ये यानी कि अरुणाचल प्रदेश का उच्च अधिकार क्षेत्र जो आता है वो किसका अधिकार क्षेत्र? तो मैं आपको बता दूं, टोटल जो है वो 25 हमारे हाई कोर्ट है। टोटल कितने हैं हमारे? 25 हाई कोर्ट है। किसी ने, अब राज्य की बात करूँ 36 है, यानी कि 28 और 8 का एवरेज देखा तो 28 और 8 36 राज्य हैं और 25 हाई कोर्ट है। तो किसी न किसी के क्षेत्र, किसी न किसी का अधिकार क्षेत्र में आता होगा। तो इसी के तरीके से अगर हम बात करें तो असम राज्य का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? गुवाहाटी में। असम का कहाँ पर? गुवाहाटी में। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो आता है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? वो गुवाहाटी के क्षेत्र में आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोलकाता हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अंडमान निकोबार आता है। पांडुचेरी जो आता है वो दमनदीप वाले में आता है, सॉरी पांडुचेरी जो आता है वो मद्रास में आता है। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो केरल वाले में आता है, एर्नाकुलम में। दमनदीप दादर नागर हवेली अगर हम बात करें तो मतलब मुंबई हाई कोर्ट में आता है, बम्बई हाई कोर्ट में आता है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में आता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें जम्मू में आता है। समझ गए नहीं? तो इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश भी किसी न किसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो कुछ क्षेत्र भी आते हैं, कुछ राज्य क्षेत्र भी आते हैं, जैसे कि हरियाणा पंजाब जो है दोनों का एक ही है, चंडीगढ़। ठीक है, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगर हम बात करें मोस्ट, तो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आता है। यानी किस में आता है? भारत के नॉर्थ ईस्टर्न जोन में। ठीक है, कौन से जोन में आता है? भारत के नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पटकाई बुम नामक एक पहाड़ी है, पटकाई बुम नामक एक पहाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर पटकाई बुम नामक एक पहाड़ी है जो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। पटकाई बुम नामक एक पहाड़ी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाता है। तो इतनी बात जो है हमारी किसके बारे में हुई? अरुणाचल प्रदेश के बारे में हुई। एक बार यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो कामलांग वन्यजीव अभयारण्य, ईटानगर है, पाखोई है, नामदफा है, मोलिंग है, दिहाई दिबांग बायोस्फीयर है। इसका हमने ये देख लिया विस्तार। फिर हमने पहले इसे नॉर्थ ईस्ट फॉरेनियर एजेंसी के नाम से, नेफा के नाम से जानते थे। 20 जनवरी 1972 को यूटी का दर्जा दिया गया था इसको। फिर 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में किसके आता है? गुवाहाटी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में नॉर्थ ईस्ट जोन में ये आता है। और पटकाई बुम पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं कि हम यहाँ से एकदम एक एक राज्य की जो पूरी बेसिक जानकारी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम है टू द पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, मिलते हैं कल नए प्रोग्राम के साथ। जय हिंद, जय भारत।